अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और चीन की, जिनके दरमियान माजी में कई मामलात में इख्तलाफात रहे हैं। कई चीज़ों पर दोनों ममालिक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी दिखाई दिए, लेकिन शायद ही कभी चीन और अमेरिका में इतना तनाव देखा गया हो जितना कि अब देखा जा रहा है। इस कशीदगी का सिलसिला तो गुज़श्ता साल अगस्त में ताइवान के मामले में अमेरिका की दखल अंदाजी से शुरू हुआ था। फिर दिसंबर में अमेरिकी और चीनी सदूर की G20 सरबराही इजलास में मुलाकात हुई और हमने देखा कि दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने का अहद किया था। नाज़रीन, इन्हीं मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने रवां माह चीन जाना था, लेकिन ऐन इस दौरे से कबल अमेरिका में अपनी हुदूद में एक गुब्बारा मार गिराया और इस पर चीनी जासूस गुब्बारा होने का इल्ज़ाम लगाया गया। नाज़रीन, इस गुब्बारे की वजह से अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने न सिर्फ अपना दौरा चीन कैंसिल कर दिया, बल्कि वाशिंगटन ने चीन के जदीद टेक्नोलॉजी, कैमरों, यहाँ तक कि टिकटॉक जैसी जो एप्लीकेशन है उस पर भी नई पाबंदियाँ आयद करना शुरू कर दी। और मामलात की संगीनी तब बहुत ज़्यादा बढ़ी जब बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन ने भी चीनी टेक्नोलॉजी को बैन करना शुरू कर दिया। चीनी सदर की बात करते हैं, जिन्होंने इस सब पर बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन अब उनकी भी बस हो चुकी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बराह रास्त पहली बार अमेरिका को मुखातिब किया और ये वाज़ेह किया कि वो चीन को रोकने, घेराव करने और दबाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, अमेरिका की इश्तियाल अंगेजियाँ एक ऐसे वक्त में बढ़ती दिखाई देती हैं जब वहाँ 2024 के सदारती इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि ऐसे में अमेरिका मज़ीद सख्त लहजा इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये सब अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए एक पॉलिसी के तहत किया जा रहा है? दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम करने का कोई तरीका है, अगर तो वो तरीका क्या है, ये हम जानेंगे जो हुमायूं खान साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, ख़ास तौर पर चाइना और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन चलती रहती है, इस पर हमारी रिक्वेस्ट पर हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी को कसाद बाजारी का सामना। ग्लोबल वार्मिंग के बायस रवां बरस के वस्त तक जर्मनी को मजमूई इक्तसादी अबतरी में 900 बिलियन यूरो तक नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया है। खबर एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की सबसे बड़ी मईशत नुकसानात का तखमीना कम करने के लिए मौसमियाती मुवाफ़क़त के इक़दामात की तलाश में है। जर्मनी के इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजिकल इकनॉमिक रिसर्च की तरफ से ये तहकीक उस वक्त सामने आई है जब वजारत माहौलियात की तरफ से जर्मनी में मौसमियाती हम आहंगी की हिकमत अमली पर तहकीकी काम किया जा रहा है। जर्मनी में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक आने वाले बरसों में शदीद गर्मी, खुश्क साली बढ़ेंगी, तो वहीं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बेहंगम बारिशों और सैलाब की वजह से ज़रूरी पैदावार में कमी, सेहत की सहूलियात के निज़ाम पर असरात पड़ने के अलावा इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम में तातुल या दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी की वजारत मईशत ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली में शिद्दत से जर्मनी की रियासत राइनलैंड, प्लेंटेंट और नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया में आने वाले सैलाब और दीगर हादसात के बायस 2000 और 2021 के दरमियान कम अज कम 145 बिलियन यूरो का नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन तनाज़े से जर्मन मईशत को अब तक 100 बिलियन यूरो का नुकसान पहुंच चुका है, जो कि लगभग इसकी मजमूई मुल्की पैदावार या GDP का 2.5% बनता है। जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के सदर के मुताबिक यूक्रेन और रूस तनाज़े के बायस जर्मन मईशत दीगर मुल्कों की निस्बत सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, क्योंकि उसका रूसी तवानाई, बरामदात और आलमी सप्लाई चीन पर बहुत इन्हिसार रहा है। जर्मनी में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज़ का तनासुब भी यूरोप की दूसरी मईशतों से ज़्यादा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर मुतवक्के रूसी हमले जर्मन मईशत की तरक्की में रुकावट और महंगाई का सबब बनते रहेंगे। एसोसिएशन ऑफ जर्मन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले से लेकर 2023 के आखिर तक खित्ते में छिड़ी जंग और उसके असरात के बायस जर्मन मईशत को मुल्क की GDP के तकरीबन 4% के बराबर नुकसान होगा। जर्मन माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर जर्मनी में
कंपनियों ने तवानाई के कम इस्तेमाल और डिजिटल और इक्तसादी तब्दीलियों को अपनाने की कोशिशें तेज ना की तो बतौर जर्मनी की कारोबारी साख को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी। अभी ये जो जासूसी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से चीन के ऊपर, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी और जो दीगर ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन पर भी हमें पाबंदी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस सारे मामले पर हुमायूं खान साहब से बात कर लेते हैं, माहिर हैं जी बैनुल-अक़वामी उमूर के। वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। आसमा कैसी हैं आप? खैरियत से। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं साहब, सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल, क्या ये जो भी टेंशन क्रिएट होती दिखाई देती है, वजह इसकी वही है इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इन सेंस के मौजूदा अगर तनाजुर में देखा जाए तो शायद यही लगेगा कि एक इलेक्शन की वजह से टेंशन है, बट अदरवाइज जो है इसकी जो हिस्ट्रीज हैं या इसके जो हम्म। रूट्स हैं ये 15-20 साल पुराने हैं। हम्म। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, काइंडली बेयर विद मी। प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम से लेके जब एशिया पिवट कहा गया, उसके बाद एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहा गया, फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया, उसके बाद अब प्रेसिडेंट बाइडेन आए, तो ये एक तसलसल है जिसमें चाइना को यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नेशनल क्वाड्रेनल डिफेंस रिव्यू, नेशनल सिक्योरिटी पोस्चर, जो उसके जितने भी जो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें बताते हैं, जो हमें समझने में मदद देते हैं कि इस वक्त अमेरिका क्या देख रहा है या क्या सोच रहा है, उसमें चीन को अपना एक न सिर्फ तजारती बल्कि इक्तसादी, माशी और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और मिलिटरली कंपेटिटर के तौर पे रख दिया गया है, और उसको एक खतरे के तौर पे समझा जाना शुरू किया गया है। तो ये उसके तनाजुर में ये उसकी एक तसलसल की एक कड़ी है जिसमें अभी भी जो है चीन के जो नई लीडरशिप आई है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस वक्त जो है तीसरी टर्म का जो है उनका वो शुरू होने वाला है, उनकी नई लीडरशिप आ गई है, नए फॉरेन सेक्रेटरी आ गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, नई कैबिनेट आने वाली है। उस सब के तनासब में अगर हम देखा जाए तो एक ये वो जो सर्द महरी ये कोल्ड वॉर की जो एक जंग थी उसका एक नया तसलसल शुरू हो गया है, जिसमें अब हम अल्लाह ना करे आइंदा आने वाले दिनों में हम कोल्ड वॉर से हॉट वॉर की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है उसमें जी, साउथ चाइना सी ये है। तो आप बहुत बड़ी बात फरमा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सवाल आपसे लंबा कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाए, आप पानी पी सकें। आई नो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इतना मुसलसल बोलना। बोल पाएंगे आप और हुमायूं साहब, या ईजी है आपका? अच्छा ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि इसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बहुत सारे और ममालिक जो हैं वो भी इत्तेहादी ज़ाहिर हैं ही, लेकिन इस मामले में भी बहुत ज़्यादा इत्तेहाद दिखाते हमें दिखाई देते हैं चाइना के ख़िलाफ़। चाइना हमें ऐसा लगता है कि इस सारे मामले में रशिया के अलावा उसको किसी और की सपोर्ट हासिल नहीं है। क्या ये कहना सही है, या चाइना के भी बहुत सारे इत्तेहादी मौजूद हैं इस सारे मामले पर ख़ास तौर पर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आसमा। उसकी रीज़न ये है, मैं इसको इसलिए इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ कि अमेरिका चूंकि मुख्तलिफ सदी का इस वक्त सबसे बड़ा सुपर पावर है, इसको हाइपर पावर भी कहा जाता है, इसको ग्लोबल पावर भी कहा जाता है, इसको जो है हाइपर ग्लोबल पावर भी कहा जाता है। उसमें वक्तन फ़वक्तन पिछले 25, 30, 40 सालों में इसका कोई सानी नहीं रहा, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। मुख्तलिफ कुव्वतें कभी मिलके कभी अलग-अलग इसको जो है चैलेंज करती रही हैं। उस सेंस में जो है अब हम ये देख रहे हैं कि चीन एक ऐसी उभरती हुई ताकत बन के सामने आ रहा है जो कि यूएस की जो अब इसको मैं हेजमनी नहीं कहूंगा, लेकिन उसका जो एक ग्लोबल डोमिनेंस थी उसको चैलेंज करने की पोजीशन में आ रहा है। इस सेंस में चीन अकेला नहीं है, चीन की भी बहुत सारे ऐसे इत्तेहादी ममालिक हैं जो चीन के साथ रहे हैं और आइंदा भी शायद रहेंगे, जो हम देखेंगे। तो उस सेंस में अगर हम देखा जाए, अफ्रीका में उसके अलहदा अलाइंसेस हैं, मैं चीन की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मिडल ईस्ट में उसके अलहदा अलाइंसेस हैं, उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के अंदर उसके अलहदा अलाइंसेस हैं, इंडो पैसिफिक के अंदर देखा जाए तो उसके अलहदा अलाइंसेस हैं, साउथ एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो अलहदा अलाइंसेस हैं। इन सारी चीज़ों का जो मैं पिछले सवाल के जवाब में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हम दोबारा जो है वो सर्द महरी या कोल्ड वॉर की उस जंग का ऐसा शाखसाना बनने की तरफ जा रहे हैं जिसमें दुनिया जो है
वो कोलैबोरेशन की तरफ नहीं, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। हमने जो कोविड के ऊपर जो जंग थी तमाम ममालिक की, उसमें भी हमने यही देखा कि किसी मुल्क ने मिल के, और मैं किसी मुल्क की मुराद है अमेरिका और चीन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मिल के इसको लड़ने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उसको अलग-अलग अपनी अपनी एक जंग का हिस्सा बनाया। पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बात करूंगा। तो अब अल्लाह खैर करे, हालात बेहतरी की तरफ नहीं बदतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालात बदतर होते दिखाई देते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हुमायूं साहब, जब हम ये बात करते हैं ना कि अमेरिका के अंदर चूँकि इलेक्शंस होने वाले हैं, सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसलिए वहाँ की जो हुकूमत है वो अपने अवाम को ये बताना चाहती है कि जी चाइना के साथ हमारे इस तरह के ताल्लुकात हैं, ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इससे कहीं ना कहीं तासुर ये आता है हुमायूं साहब, जैसे अमरीकी अवाम ये चाहते हैं कि अमेरिका की चाइना के साथ टेंशन बढ़े, बरकरार रहे। ये तासुर सही है? वहाँ के अवाम वाकई ये चाहते हैं? या चलें अवाम के साथ साथ मैं चाहूँगी कि कुछ जो सियासी हलके हैं उनकी भी बात कर लीजिए। कुछ सियासी हलके भी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं टेंशन बढ़े? नहीं, मैं अस्मा इसे टोटली डिसएग्री करूंगा। अमेरिकी अवाम या चीनी अवाम दोनों ये चाहते हैं कि मुल्क जो है या दुनिया जो है वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाए। अमेरिकी अवाम बहुत ही हम्बल, डोसाइल और जिस तरह पीस लविंग कौमें होती हैं वेस्ट की, उसका एक उसी का एक हिस्सा है। ये जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, ये बेसिकली उसकी एक पॉलिसी है जिसमें वो चीन को एक हदफ बना के उसके साथ, और उसकी रीजन भी है क्योंकि अमेरिका पिछले 200 सालों से दुनिया की वाहिद सुपर पावर के तौर पे रहा है और उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। पिछले 25-30 सालों में हमने देखा कि एक ऐसी ताकत जो अमेरिका की उस यूएस पावर के स्टेटस को चैलेंज करने की पोजीशन में आई है, वो चाइना है। तो उसमें अमेरिका की आवाम का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं, बल्कि वो तो खुश हैं कि चीन की जो ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को सस्ता बेच के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उसने हेल्प की, वो उससे खुश हैं। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप से लेके, उससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा से लेकर और अब मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडन है, थोड़ा सा उन्होंने रिस्पाइट दी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा वो इस चीज़ के ऊपर आ गए। और वो उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि इलेक्शन है जिसमें चाइना को अपना एक ऐसा दुश्मन साबित करके अपने वोटर बेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन को सपोर्ट ना की गई या डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा ना की गई या डिसेंटिस को ना की, और बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर से मुराद है कि ऐसे बहुत सारे शख्सियात हैं जो कि इलेक्शन के अंदर जिनका होगा, उन सब ने जो है अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें चीन को अपना एक दुश्मन करार दिया है। उसकी जो रीजन है वो ट्रांस अटलांटिक अलायंस को ले लें, क्वाड को ले लें, ऑकस को ले लें, सीपेक के खिलाफ या बीआरआई के खिलाफ उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सब को ले लें, तो सारे जो हैं एक दुश्मन क्रिएट करके अपनी वोटर बेस को अट्रैक्ट करते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस वक्त दुनिया में अमेरिका की जो ग्लोबल स्टेटस है उसको कोई चैलेंज कर सकता है तो वो अमेरिका है, और उसके खिलाफ आप हमें वोट दें। अगर आप हमें नहीं देंगे तो चीन एक ऐसा खतरा बन के उभरेगा जो कि अमेरिका की वे ऑफ लाइफ उसको खा जाएगा या उसको खत्म कर देगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। लेकिन अमेरिका की आवाम का इसमें कोई दोष नहीं। इसमें जो है उनकी जो लीडरशिप है वो हर दफा कभी वो ग्लोबल इस्लाम को जो है वो थ्रेट करार देती है, कभी वो कम्युनिज्म को करती थी, और आज का जो है वो चाइना को अपना थ्रेट क्रिएट कर रही है। तो ये एक पूरी इंटरनेशनल रिलेशन की स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से ये जो लीडरशिप है वो चीन को अपना खतरा साबित करते हुए अगले इलेक्शन में जा रही है, जो कि बहुत बड़ा खतरे का शख्स आना है, क्योंकि चीन भी कोई एक छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी ग्लोबल नॉट ओनली इकोनॉमिक पावर बल्कि मेरे ख्याल में आपने इस ख़राब गले के साथ भी इतना ज़बरदस्त तज्ज़िया हमसे शेयर कर लिया इतने मुख्तसर वक्त में। बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया कि असल वजूहात क्या हैं, सिर्फ इंतखाबात नहीं हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे जो एक नई उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर अमेरिका की जानिब से देखा जा रहा है, चाइना को ख़तरा समझा जा रहा है, वो भी फैक्टर है, और भी बहुत सारे रीज़न जिन पर आपने गुफ्तगू फरमाई। बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर इसलिए कि आपकी तबीयत भी नासाज थी, फिर भी आपने वक्त निकाला मेरे शो के लिए हमारी रिक्वेस्ट पर। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और बात कर रहे थे, हमें समझा रहे थे कि अमेरिका और चाइना के दरमियान ये टेंशन है ये क्यों बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मदावा क्या है, इसको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है।
अच्छा जी, एक और उभरती हुई ताकत जो है उसकी कुछ बात कर लेते हैं, और ये जो है उभरती हुई ताकत ये है जी जर्मनी, जो कि एक बहुत बड़ी मईशत के तौर पर हमें दिखाई देता है। इनफैक्ट दुनिया की चौथी, जबकि यूरोप की ये पहली बड़ी मईशत है। नाज़रीन, जर्मनी को यूरोप का माशी पावर हाउस समझा जाता है। अपनी इंडस्ट्रीज़, मजबूत मईशत, कारोबारी मौक़ों की वजह से दुनिया भर के तालिब इल्मों और मुस्तक़बिल के बेहतर ख्वाब देखने वालों के लिए जर्मनी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश मकाम समझा जाता रहा है। लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों और रूस यूक्रेन तनाज़े ने इस मुल्क की मईशत को उरूज से ज़वाल की जानिब धकेलना शुरू कर दिया है। माहिरीन ने खदशा इस ये ज़ाहिर किया है कि 2050 तक जर्मनी को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से $900 बिलियन का नुकसान हो सकता है। जर्मनी का रूस को तवानाई पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार था, और जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है जर्मनी की मईशत को $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जो कि इस मुल्क की मजमूई पैदावार का 2.5% बनता है। तवानाई की बढ़ती कीमतें, ख़राब होते माहौल की वजह से जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को भी कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इससे पहले बरतानिया की मिसाल हमारे सामने है, जिसके हवाले से ऐसे ही खदशात का इजहार किया जा चुका है। वो कौन से अवामिल हैं जो यूरोप की मजबूत तरीन मईशत को कमज़ोर कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसे इस मुल्क की मईशत को कमज़ोर करने की वजह बन रही है? जर्मन हुकूमत की जानिब से मुश्किल सूरत हाल को काबू करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपको एक रिपोर्ट के अंदर दिखाऊंगी। फिर डॉक्टर अक़दस अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस सारे मामले पर बात करेंगे। यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी को कसाद बाजारी का सामना। ग्लोबल वार्मिंग के बायस रवां बरस के वस्त तक जर्मनी को मजमूई इक्तिसादी अबतरी में 900 बिलियन यूरो तक नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया है। खबर एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की सबसे बड़ी मईशत नुकसानात का तखमीना कम करने के लिए मौसमियाती मुवाफ़क़त के इक़दामात की तलाश में है। जर्मनी के इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक रिसर्च की तरफ से ये तहकीक उस वक्त सामने आई है जब वजारत माहौलियात की तरफ से जर्मनी में मौसमियाती हम आहंगी की हिकमत अमली पर तहकीकी काम किया जा रहा है। जर्मनी में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक आने वाले बरसों में शदीद गर्मी, खुश्क साली बढ़ेंगी, तो वहीं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बेहंगम बारिशों और सैलाब की वजह से ज़रूरी पैदावार में कमी, सेहत की सहूलियात के निज़ाम पर असरात पड़ने के अलावा इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम में तातुल या दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी की वजारत मईशत ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली में शिद्दत से जर्मनी की रियासत राइनलैंड, प्लेंटेंट और नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया में आने वाले सैलाब और दीगर हादसात के बायस 2000 और 2021 के दरमियान कम अज कम 145 बिलियन यूरो का नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन तनाज़े से जर्मन मईशत को अब तक 100 बिलियन यूरो का नुकसान पहुंच चुका है, जो कि लगभग इसकी मजमूई मुल्की पैदावार या GDP का 2.5% बनता है। जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के सदर के मुताबिक यूक्रेन और रूस तनाज़े के बायस जर्मन मईशत दीगर मुल्कों की निस्बत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है, क्योंकि उसका रूसी तवानाई, बरामदात और आलमी सप्लाई चीन पर बहुत इन्हिसार रहा है। जर्मनी में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज का तनासुब भी यूरोप की दूसरी मईशतों से ज्यादा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर मुतवक्के रूसी हमले जर्मन मईशत की तरक्की में रुकावट और महंगाई का सबब बनते रहेंगे। एसोसिएशन ऑफ जर्मन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले से लेकर 2023 के आखिर तक खित्ते में छिड़ी जंग और उसके असरात के बायस जर्मन मईशत को मुल्क की GDP के तकरीबन 4% के बराबर नुकसान होगा। जर्मन माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर जर्मनी में कंपनियों ने तवानाई के कम इस्तेमाल और डिजिटल और इक्तिसादी तब्दीलियों को अपनाने की कोशिशें तेज ना की, तो बतौर जर्मनी की कारोबारी साख को नुकसान पहुंच सकता है। जर्मनी की कारोबारी साख को तो नुकसान पहुंचेगा, यहाँ के अवाम को क्या नुकसानात हो सकते हैं? इस समय बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानेंगे डॉक्टर अक़दस अफजल साहब से। माहिर माशियात हैं, इस वक्त वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे, आपके मिजाज कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया, लोग जानते भी हैं कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है। 2023 के आखिर तक जर्मन मईशत को मुल्क की जीडीपी के तकरीबन कहा जा रहा है कि 4% के बराबर नुकसान होने का खदशा है। बिजली और गैस की जो बढ़ती कीमतें हैं वो अगर मुस्तहकम नहीं होती हैं तो जर्मन अवाम, जिनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने किया है इस रिपोर्ट के अंदर, क्या समझते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? ओवरऑल जर्मनी के हवाले से तो मैं आपसे बात कर ही रही हूँगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो लेटेस्ट जो डेटा अभी जर्मनी की फेडरल जो स्टैटिस्टिक्स एजेंसी है डी स्टैटिस, उसने जो रिलीज़ किया है उसके मुताबिक सारे तखमीने ये लगाए जा रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बशमूल वेस्टर्न यूरोप और जर्मनी में पीक आउट कर चुकी है, यानी कि अब उसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है, वो नीचे जा रही है। लेकिन बहुत अनयूजुअली देखा गया कि फरवरी के एंड में इन्फ्लेशन बजाय नीचे जाने के थोड़ी सी मजीद ऊपर गई है। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक तशवीशकुन बात समझी गई है जर्मन इकोनॉमी के लिए। और इसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि जैसे भी किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या कीमतें ऊपर जाती हैं तो वहाँ पर लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हो जाती है, और जब कंजम्पशन कम हो जाती है तो उससे जीडीपी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो जर्मनी में ये देखा गया है खुसूसन कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जर्मनी का जो जीडीपी है वो 0.4% ऑफ जीडीपी कम हो गया है। तो ये एक बहुत ही तशवीशकुन बात है, क्योंकि जर्मनी जैसे कि आपने बताया सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, और इससे फिर यूरोप की बाकी तमाम इकोनॉमीज के ऊपर भी इसका डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और माहिरीन अब ये बता रहे हैं कि जर्मनी टेक्निकली रिसेशन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। जी अच्छा, रिसेशन के अंदर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कितना इसमें वक्त लग सकता है और इसमें दौरान कितना संभाला इसको दिया जा सकता है? सिचुएशन संभल सकती है, नहीं संभल सकती है जितना वक्त इसके दरमियान है? ये मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मुख्तलिफ मुबाहिसों में जर्मनी को कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन और तामीरात जैसे चैलेंजिंग शोबे हैं उनमें ग्रीन हाउस के अखराज को कम करने की जो हिकमत अमली है वो हमें तय करता दिखाई देता है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन ने 2035 तक डीजल और पेट्रोल वाली नई कारों की फ़रोख्त की पाबंदी का बिल भी मंजूर कर रखा है। फिर ये जो 27 यूरोपीय ममालिक हैं इनके पास फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों के मुतबादिल मनसूबे पर अमल दरामद, क्या समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है इस सारी सिचुएशन के अंदर? सर देखें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कार्बन न्यूट्रल होना। और लेकिन हमने जनरली ये देखा है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं यूरोप की, खुसूसन जर्मनी और फ्रांस और दूसरी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, वो जब किसी बात का तहिया कर लेते हैं तो हमने देखा है कि जनरली वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत बेहतर होती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% वहाँ पे तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन डेफिनेटली उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी 2035 सही तक। सही ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जर्मनी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर भी इसका असर आएगा, और अभी आपने खुद फरमाया कि जर्मनी जो है वो रिसेशन की जानिब जा सकता है। इसमें अभी आपको कुछ वक्त दिखाई देता है या वो जो वक्त है वो बिल्कुल आन पहुंचा है और अब जर्मनी के पास ऐसे कुछ इकदाम नहीं रह गए हैं जिससे जर्मनी को रिसेशन का शिकार होने से रोका जा सके? लेकिन जर्मनी रिसेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर, दो कंसेक्यूटिव सहमाइयों में अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली जाए तो उसको रिसेशन कहते हैं। तो माहिरीन ये कह रहे हैं कि टेक्निकली इसी क्वार्टर जर्मनी टेक्निकली रिसेशन में जा चुका है। तो इससे डेफिनेटली जो है वो वहाँ के जो वहाँ उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। बट एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जर्मनी में इन्फ्लेशन 9.3% के ऊपर पहुंची हुई है, और जर्मनी में कुछ पाकिस्तान की तरह हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रीज़न या ड्राइवर जो इन्फ्लेशन का है वो इम्पोर्टेड कंपोनेंट है, प्राइमरीली एनर्जी प्राइसेस और फूड प्राइसेस, जो कि हमने इमर्जिंग इकोनॉमीज पाकिस्तान के अंदर भी हमने ये देखा है। इसके अंदर रियली बहुत कम चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। जर्मनी में भी पाकिस्तान की तरह उनका जो सबसे वल्नरेबल तबका है, जो वहाँ के सो कॉल्ड गरीब लोग हैं या रिलेटिवली पुअर लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से पैकेजेस निकाले हैं जिसमें एनर्जी बिल्स के अंदर उनको एक मदद दी जा रही है। इसके अलावा और बहुत से तरीक़ाकार
करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लेकिन अपने जो गरीब लोग हैं वहाँ के, उनको तो जर्मनी किसी न किसी तरह से सपोर्ट करता हुआ आप फरमा रहे हैं कि दिखाई देता है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे और ममालिक के स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जर्मनी के अंदर मौजूद हैं जो वहाँ जॉब्स के सिलसिले में हैं। उन पर भी इसके असरात आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये असरात और ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, उन लोगों की जॉब्स जा सकती हैं, स्टूडेंट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, उन पर भी इसका असर आ सकता है? देखें, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इन्हिसार जो है जर्मनी के इकोनॉमिक हालात पे, जो इसका जो इन्हिसार है वो उन ग्लोबल, उन जियो पोलिटिकल हालात पर हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम आज इस नहज पर पहुंच चुके हैं। मेरा इशारा ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो हॉस्टिलिटीज़ या जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ है। अगर आने वाले दिनों में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ज़्यादा इंटेंसिटी पकड़ता है और हम देखते हैं कि चीन भी इसमें एक पार्टी बन जाता है, तो ऑब्वियसली इससे जर्मनी की इकॉनमी पे बहुत ही मनफी असरात मरतब होंगे। इसमें स्टूडेंट्स जो छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, वेटिंग टेबल्स या व्हाट हैव यू, उसके ऊपर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वो जॉब्स होती हैं जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग बहुत सी केसेस में नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमारे स्किल्ड लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जर्मनी के अंदर, जो इंजीनियर्स हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर से जो मुंसलिक हैं, डेफिनेटली जब जर्मनी की इकॉनमी बैठना शुरू करेगी, अगर वो इतनी ज़्यादा बैठना शुरू करती है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फिर एक असर पड़ेगा, और हम देखेंगे कि वहाँ पर शायद कुछ इस किस्म की आवाज़ें उठें जिसमें ये कहा जाए कि जर्मन लोगों को जॉब्स पे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बनिस्बत उन लोगों के जो किसी और मुल्क से जर्मनी आए हुए हैं, जैसे बरतानिया के अंदर हम होता हुआ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें समझा रहे थे कि जर्मनी में ये जो भी हालात हैं मईशत को लेकर, ये क्यों हैं, और अभी वहाँ कौन से लोग ज़्यादा मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उन पर वो कह रहे हैं कि उस तरह से भी असरात नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं अगर सिचुएशन यही रहती है, ख़ास तौर पर जर्मनी की GDP को लेकर। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, और अभी हम रुख करने जा रहे हैं। आप जानते हैं तमाम बर आज़मों की हम बात कर रहे होते हैं, अभी हम बर आज़म अफ़्रीका में आपको लेकर चल रहे हैं। बर आज़म अफ़्रीका में अफ़्रीकी मुल्क कॉन्गो का जिक्र करेंगे, जहां बदअमनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अवाम अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। इस बेअमनी में बागियों के ग्रुप ने रात के पहर 2 ऐसे गाँव थे जिन पर धावा बोला, लोगों को घरों में जाकर लूट मार की गई और उसके बाद कुल्हाड़ियों से वार करके उन्हें कत्ल भी कर दिया गया। नाज़रीन, उनका जुल्म यही नहीं रुका, गरीब देहातियों के घरों को आग भी लगा दी गई, और जो घरों के अंदर जिंदा अफराद मौजूद थे वो आग की लपेट में आकर हलाक हुए। इस हादसे में 45 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि कई अफराद अब भी लापता हैं। ज़ाहिर इसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, कॉन्गो जो है ये कई तिहाइयों से बेअमनी का शिकार है। 120 मुसल्लह ग्रुप इस मुल्क में सरगर्म हैं। इन ग्रुप्स की दहशत की वजह से इस मुल्क की 55 लाख आबादी नकल मकानी कर चुकी है, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। 1999 में कॉन्गो की हुकूमत की मदद के लिए पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने सबसे बड़े मिशन में से एक यहाँ तैनात किया था। 16,000 एहलकार हुकूमत की मदद को मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है, मज़ीद ख़राब होती जा रही है। ये कौन दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जो कॉन्गो के अवाम के दुश्मन बन चुके हैं, और हुकूमती कोशिशों और इतनी बड़ी तादाद में अमन फ़ौज के वहाँ मौजूद होने के बावजूद कॉन्गो के हालात मज़ीद ख़राब क्यों हो रहे हैं, इसमें बेहतरी क्यों नहीं आ रही है? और ये जो इंसिडेंट जिसकी कुछ फुटेज हमने कोशिश की है कि अब आपको दिखा सकें कि किस तरह से ये बागी जो है अटैक करते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, ये इसके पीछे क्या रीज़न है, यहाँ के अवाम को निशाना बनाने की क्या वजूहत हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो में शिद्दत पसंदों के 2 देहातों पर हमले में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 45 अफराद मारे गए। रात गए हमलावरों ने मकुंडी में 37 और मूसा नामी गांव में 8 हलाकतों की इतलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों देहात एक दूसरे के करीब ही वाक़े हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावरों ने मकुंडी गांव में पहले हमला करते हुए घरों में घुसकर लोगों को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया। मुलजिमान ने इनके घरों को आग भी लगा दी। बच जाने वालों को बाहर निकलने का मौका ही न मिला और इस तरह कई जानें चली गईं। ये वाकया जिस गांव में पेश आया वो शुमाली कीव सूबे के शहर बीनी से तकरीबन 30 किलोमीटर जनूब में वाक़े है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके पर बागियों ने कब्जा कर रखा है।
सूबाई गवर्नर कार्ले नजांजू ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में हमले की तस्दीक की, लेकिन उन्होंने हमलावरों से मुतालिक कोई मालूमात शेयर नहीं की। सिविल सोसाइटी ग्रुप के सरबराह ने हमलों में 45 अफराद की हलाकत को रिपोर्ट करते हुए बताया कि कई देहाती अब भी लापता हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि हमलावरों का ताल्लुक अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस से है, जो शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से ही वाबस्ता है और युगांडा के बागी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। ये ग्रुप अक्सर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है और कांगो में 1990 की दहाई की वुस से सरगर्म है। 1995 में युगांडा मुस्लिम लिबरेशन आर्मी और नेशनल आर्मी फॉर द लिबरेशन ऑफ युगांडा समेत बागी अफवाज के इत्तेहाद ने ये ग्रुप इंतजामिया के खिलाफ लड़ने के लिए तश्कील दिया था। अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस कांगो में सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद ग्रुपों में से एक है। इस ग्रुप ने 2013 से अब तक तकरीबन 6000 शहरियों को हलाक किया है। अमेरिकी इदारे मॉनिटर क्यूब सिक्योरिटी ट्रैकर ने 2017 से अब तक सिर्फ बीनी के इलाके में 1200 से ज्यादा अमवात का जिम्मेदार एडीपी ग्रुप को ठहराया है। 2021 में युगांडा में होने वाले हमलों का जिम्मेदार भी इसी ग्रोह को करार दिया गया। आर्मी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो गुज़िश्ता कई दहाइयों से बदअमनी का शिकार है। इस मुल्क में 120 के करीब मुसल्लह ग्रुप सरगर्म हैं, जिनमें M23 बागी भी शामिल हैं। इस ग्रुप ने नवंबर 2021 में दोबारा सर उठाने की कोशिश की। गुज़िश्ता जुलाई में अंगोला में अमर रोड मैप और नवंबर में मशरकी अफ्रीकी कम्युनिटी फोर्स की तैनाती के बावजूद मुल्क के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। आवाम की जान माल कुछ महफूज नहीं। मुल्क की मादनियात के अहम ज़खायर वाले मकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों का कब्जा है। इन ग्रुप्स की दहशत की वजह से इस मुल्क की 55 लाख आबादी नकल मकानी कर चुकी है। किसी भी अफ्रीकी मुल्क से नकल मकानी करने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। इस बदअमनी के खात्मे और मुल्क से शिद्दत पसंदों का खात्मा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में मोनोस्को नामी मिशन पहली बार तैनात किया था। मोनोस्को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे मिशनों में से एक है। अमन दस्ते के 16,000 एहलकार तैनात होने के बावजूद गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कांगो में तैनाती के बावजूद इस मुल्क की हालत सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ती जा रही है। इन लोगों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने आलमी बिरादरी से $627 मिलियन से ज्यादा माली वसाइल फराहम करने की अपील की है, ताहम इस साल अहम इमदादी जरूरियात पूरी की जा सकें। और अब हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोग्राम में पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसके दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले आप देख रहे हैं। इवेंट का 26वां मैच, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की इवेंट में ये 7वीं कामयाबी है। लाहौर के फ़खर जमान ने शानदार बैटिंग की और PSL की 5वीं तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर की है। आज के मैच पर एक खुसूसी रिपोर्ट। PSL में आज खेले जाने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 226 रन बनाए। तीन के मजबूरी स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी विकेट पर फखर जमान और कामरान गुलाम ने 122 रन की शराकत कायम की। कामरान गुलाम 41 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने शानदार बैटिंग करते हुए 50 गेंदों पर PSL की 50वें तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 8 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 57 गेंदों पर 115 रन की इनिंग्स खेली। सैम बिलिंग्स ने 32 रन जोड़े। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से फजल हक फारूकी ने 3, जबकि हसन अली और मोहम्मद वसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। लाहौर कलंदर्स की जानिब से दिए गए 227 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 15.1 ओवर्स में 107 रन पर ढेर हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का आगाज अच्छा न था। पहली विकेट 32 के मजबूरी स्कोर पर गिरी। रहमानुल्लाह 15 रन बनाकर आउट हुए।
अच्छा शॉट खेला, बैक फुट पंच, दौड़ने लगी 3 फील्ड। दूसरी विकेट 44 के मजबूरी स्कोर पर गिरी। कोलन मिनरो 11 पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद दीगरे इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेटें गिरती गईं। और ये किनारा एलेक्स हेल्स और हसन अली 18-18, कप्तान शादाब खान 12, मुबशिर खान 3, आसिफ अली 7, मोहम्मद वसीम 8, फहीम अशरफ 4 रन बनाकर आउट हुए। Another for Harris Ralph, and that's the end of it. आजम खान इंजरी का शिकार होने के बायस बैटिंग करने न आ सके। लाहौर कलंदर्स के राशिद खान ने 4, हारिस राउफ और जमान खान ने 2-2, जबकि डेविड ने 1 विकेट हासिल की। searching Yorker again as Visa, and there'll be 4. PSL 8 के अब तक होने वाले मैचेस के बाद लाहौर कलंदर्स की टीम 14 पॉइंट्स के साथ पहले, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे, मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट के साथ बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर तीसरे, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी पीर के रोज़। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखना है। अल्लाह ने के बाद। सऊदी अरब ने अफ्रीका और एशिया समेत दुनिया के कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए $800 मिलियन के नए कर्जे मुख्तस करने का ऐलान किया है। सऊदी वजीर इक्तिसादी व मनसूबाबंदी ने दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 5वीं आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये ऐलान किया है। वजीर का कहना है कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना वबा जैसे आलमी बहरानों के तनाजुर में और भी कमजोर हो गए हैं। नई सूरत हाल ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों को पायदार तरक्की का सफर जारी रखने से रोक दिया है। ऐसे में ये कर्ज इन ममालिक की मदद के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। 24 साल पाकिस्तानी खातून आयशा सिद्दीका को टाइम मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर करार दिया है। उनकी तस्वीर भी बतौर विमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के 13 मार्च से 20 मार्च तक के एडिशन के कवर पर शाया की गई है। सुबह पंजाब में झंग से ताल्लुक रखने वाली आयशा सिद्दीका इंसानी हकूक और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं और अपनी शायरी के जरिए अपने एहसासात का इजहार करती हैं और इसी को बतौर एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं। इंटरनेट दुनिया भर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज के दौर में भी गरीब ममालिक की सिर्फ 1/3 आबादी ही इंटरनेट तक रसाई रखती है। ऐसे में नीची परवाज करने वाली स्लाइड्स लाखों अफराद, बिलखुसूस अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकते हैं, जो कि इन ममालिक में इंटरनेट रसाई बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट्स इस्तेमाल करके गरीब तरीन ममालिक की मदद करने का इंदिया जाहिर किया है। सऊदी अरब के सनती शोबे में खवातीन की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। सऊदी वजारत सनत व मादनियात के मुताबिक 2022 के इख्तिताम तक सनती शोबे में सऊदी खवातीन की तादाद 63,892 तक पहुँच गई है। 2019 के आखिर में इस प्रोफेशन में काम करने वाली खवातीन की तादाद 33,000 थी, जिसमें 3 साल के दौरान 93% से ज्यादा इजाफा हुआ है। वजारत सनत का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान सनती शोबे में काम करने वाली खवातीन ने अपनी अहलियत मनवाई है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। स्पेन की अदालत ने 25 साल तक घर के काम काज करने के एवज स्पेनिश खातून के साबिक शौहर को $2,18,000 अदा करने का हुक्म दे दिया। स्पेन की अदालत में एक अनोखे मुकदमे में उन खातून ने अपने साबिक शौहर पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें इस्तदा की गई थी कि मुझसे 25 साल घर का काम काज बगैर मुआवजे के कराया गया था। साबिक बीवी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इतने अरसे तक यही काम कोई घरेलू मुलाजिम करता तो इसका मुआवजा लाखों डॉलर बनता था, इसलिए अदालत शौहर को ये मुआवजा अदा करने का हुक्म दे। जिसके बाद अदालत ने 1995 से 2020 के दरमियान मुल्क में मुकर्रर करदा कम से कम तनख्वाह की बुनियाद पर शौहर को इतनी बड़ी रकम अदा करने का हुक्म जारी कर दिया।